हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम लोग बिहार स्पेशल के सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार का भूगोल, और इसको भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। बिहार का भूगोल चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैप दिया गया है। मैप में दिखाया गया है कि पटना के आसपास का एरिया कौन सा है। ये पटना से सटे कुछ ज़िले हैं जिनमें हैं वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, सारण इत्यादि। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। जो बिहार राज्य की राजधानी पटना का अतीत बहुत ही दिलचस्प है और अपने इतिहास के हर अध्याय में इसे एक नया नाम कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद से नवाजा गया है। यह दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। 5.7 किलोमीटर लंबा महात्मा गांधी सेतु, जो दुनिया के सबसे लंबे नदी पुलों में से एक है, पटना को उत्तरी बिहार से जोड़ता है। अगला है तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब। यह भारत के पटना साहिब के पड़ोस में स्थित एक गुरुद्वारा है, सिख पूजा स्थल है। इसे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान की याद में बनाया गया है। पटना साहिब का निर्माण हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान के रूप में। आगे देख लेते हैं। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह 1780 से 1839 ने करवाया था, जो सिख साम्राज्य के पहले महाराजा थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में कई अन्य गुरुद्वारे भी बनवाए थे। पटना साहिब या तख्त श्री हरमंदिर जी साहब का वर्तमान मंदिर 1950 के दशक में बनाया गया था। पटना साहिब का वर्तमान जो मंदिर है वो कब बनाया गया था? तो 1950 के दशक में। 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में बिहार के पटना में हुआ था। आनंदपुर जाने से पहले उन्होंने अपने शुरुआती साल यहीं पे बिताए थे। आगे देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के अलावा पटना को गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर के दौरों से भी सम्मानित किया गया है। तो इनके पहले भी गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर यहाँ का दौरा कर चुके हैं पटना का गोलघर। गोलघर या गोलघर भारत के बिहार राज्य की राजधानी पटना में गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित एक बहुत बड़ा अन्न भंडार है। स्तूप वास्तुकला में निर्मित इमारत की ऊंचाई 29 मीटर है। गोलघर की ऊंचाई कितना है? 29 मीटर है। यह आधार पर 3.6 मीटर की मोटाई वाली दीवार के साथ स्तंभ रहित है। इसके चारों ओर सर्पिल सीढ़ी के 145 चरणों के माध्यम से गोलघर के शीर्ष पर चढ़ा जा सकता है। आगे देख लेते हैं प्राचीन मंदिर पटन देवी के बारे में। तो पाटन देवी, जिसे मां पटनेश्वरी भी कहा जाता है, पटना का सबसे पुराना और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। इसे भारत के 51 सिद्ध शक्ति पीठों में से माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सती के शव की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी, जब इसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती का दाहिनी जांघ वहाँ पे गिर गया था, उन्होंने काट दिया था। तो प्राचीन मंदिर, जिसे मूल रूप से मां सर्वानंदकारी पटनेश्वरी कहा जाता है, माना जाता है कि यह देवी दुर्गा का निवास स्थान है। इसके बारे में मान्यताएं हैं। आगे देखते हैं। पटना शहर का नाम व्यापक रूप से बड़ी पाटन देवी मंदिर के नाम से लिया गया माना जाता है। हालांकि एक अन्य मान्यता के अनुसार यह नाम पाटन से लिया गया है। जिसका अर्थ है एक शहर, और पटना निर्यात और आयात का एक बड़ा स्थान है। नेक्स्ट है कि पुराना मंदिर महावीर हनुमान मंदिर के बारे में देखते हैं। पुराना मंदिर महावीर हनुमान मंदिर। पटना का महावीर या हनुमान मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक है।
जो बिहार के पटना में पटना जंक्शन के बाहर स्थित है। हर साल लाखों तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं और यह उत्तर भारत में दूसरा सबसे अधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। इसमें संकट मोचन की मूर्ति स्थापित है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के पास प्रसिद्ध मां वैष्णो देवी मंदिर के बाद उत्तर भारत में दूसरा सबसे बड़ा बजट है। ये जो महावीर मंदिर ट्रस्ट है ना, वो वैष्णो देवी का दूसरा सबसे बड़ा बजट है यहाँ पे। नेक्स्ट है कुम्हरार। कुम्हरार पटना के एक क्षेत्र का नाम है जहाँ प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेषों की खुदाई की गई थी। जहाँ प्राचीन शहर पाटलिपुत्र के अवशेषों की खुदाई हुई थी, यह पटना रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। मौर्यकाल था पटना में 322 से 185 बीसी। 322 से 185 बीसी के पुरातात्विक अवशेष यहाँ पे खोजे गए हैं। इसमें हाइपोस्टाइल 80 स्तंभों वाले हॉल के खंडहर शामिल हैं। यहाँ खुदाई में मिले अवशेष 600 बीसी के हैं और अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक की प्राचीन राजधानी को दर्शाते हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और अशोक की प्राचीन राजधानी को दर्शाते हैं। ये हाइपोस्टाइल 80 स्तंभों वाला हॉल। आगे है कि और सामूहिक रूप से ये अवशेष 600 बीसी से 600 ईस्वी तक की 4 निरंतर अवधियों के हैं। प्राचीन मंदिर अगम कुआं। अगम कुआं अथाह कुआं भारत के पटना में एक प्राचीन कुआं है और पुरातात्विक स्थल भी है। ये ऐसे कहा जाता है कि यह मौर्य सम्राट अशोक 304 से 232 बीसी की काल का है। गोलाकार आकार में कुआं ऊपरी 13 मीटर 43 फीट से ईंट से बना है और शेष 19 मीटर 62 फीट में लकड़ी के छल्ले हैं। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो आगम कुआं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए एक पुरातात्विक स्थल के भीतर स्थित है, जिसमें बगल में शीतला देवी मंदिर भी है। इसके बगल में शीतला देवी मंदिर भी है, जहाँ लोक देवता शीतल देवी की पूजा की जाती है। आगे देखते हैं इस मंदिर के अंदर 7 मातृकाओं 7 मातृ देवियों के पिंडों की पूजा की जाती है। शीतला देवी मंदिर में 7 मातृ देवियों के पिंड की पूजा होती है। चेचक और चिकन पॉक्स को ठीक करने की मान्यता के कारण यह मंदिर व्यापक रूप से पूजनीय है। विनाश के बाद कोई जीर्णोद्धार नहीं किया गया, इसलिए यह महल अब खंडहर है। यह एक शाही महल है और भले ही इसे बहुत नुकसान पहुंचा हो, फिर भी कोई भी इसकी वास्तुकला की चमक को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है। महल परिसर में उद्यान, तालाब और मंदिर शामिल हैं। आगे देख लेते हैं पटना संग्रहालय। 3 अप्रैल 1917 को ब्रिटिश राज के दौरान पटना के आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले ऐतिहासिक कलाकृतियों को रखने के लिए इसका उद्घाटन किया गया था। यह मुगल और राजपूत वास्तुकला की शैली में बना है और स्थानीय रूप से इसे जादू का घर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं बिहार संग्रहालय। बिहार संग्रहालय पटना में स्थित एक अत्याधुनिक संग्रहालय है। इसे अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। अगस्त 2015 में। अगस्त 2015 में बच्चों का संग्रहालय, मुख्य प्रवेश क्षेत्र और एक ओरिएंटेशन थिएटर ही जनता के लिए खोले गए थे। बाद में अक्टूबर 2017 में शेष दीर्घाएं भी खोली गई और पटना संग्रहालय से 100 से अधिक कलाकृतियां यहाँ स्थानांतरित की गई और पटना संग्रहालय से बिहार संग्रहालय में 100 से अधिक कलाकृतियां स्थानांतरित कर दी गई और इसको 2015 में खोला गया था। आगे देखते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। इससे पूछता है क्वेश्चन खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी से।
पटना में गंगा के तट के पास खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, जो लगभग 21,000 ओरिएंटल पांडुलिपियों और 2.5 लाख मुद्रित पुस्तकों का एक अनूठा भंडार है। तो यहाँ पे खुदा बख्श लाइब्रेरी में कहाँ कितना है, 21,000 पांडुलिपि और 2.5 लाख 2.5 लाख 21,000 पांडुलिपि 2.5 लाख मुद्रित पुस्तक। यद्यपि इसकी स्थापना पहले हुई थी, लेकिन इसे अक्टूबर 1891 में बिहार के यशस्वी पुत्र खान बहादुर खुदा बख्श ने 4,000 पांडुलिपियों के साथ जनता के लिए खोला था, जिनमें से 1400 उन्हें अपने पिता मौलवी मोहम्मद बख्श से विरासत में मिली थी पांडुलिपियां। अभी कितना 21,000 है पांडुलिपि और 2.5 लाख पुस्तक हैं। आगे देखते हैं बुद्ध स्मृति पार्क। बुद्ध स्मृति पार्क, जिसे बुद्ध मेमोरियल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ये अंग्रेजी में अनुवादित है, बिहार के पटना में पटना जंक्शन के पास फ्रेजर रोड पे स्थित एक शहरी पार्क है। इस पार्क को बिहार सरकार ने बुद्ध की 2554वीं जयंती मनाने के लिए विकसित किया है। इस पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा ने किया था। 14वें दलाई लामा ने बुद्ध पार्क का उद्घाटन किया था और ये फ्रेजर रोड पे स्थित है। 2554वीं जयंती। आगे देखते हैं बराबर गुफाएं। मौर्य काल से चली आ रही बराबर गुफाएं भारत की सबसे पुरानी चट्टान काट वाली गुफाएं हैं। भारत की सबसे पुरानी चट्टान काट वाली गुफाएं हैं। बिहार के जहानाबाद जिले में गया से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। गया से लगभग 31 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बिहार के जहानाबाद जिले में कुछ गुफाओं में अशोक काल के शिलालेख हैं और कुछ गुफाओं में अशोक काल के शिलालेख भी हैं। गुफाएं बराबर पहाड़ियों में स्थित हैं। नागार्जुन पहाड़ियों में भी ऐसी ही गुफाएं हैं जो 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और इन्हें भी बराबर गुफाओं का हिस्सा माना जाता है। नागार्जुन पहाड़ी बराबर पहाड़ियों से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन उनको भी इसका हिस्सा माना जाता है। आगे देखते हैं गुफाओं में कई हिंदू और जैन मूर्तियां हैं और इन गुफाओं में हिंदू और जैन की मूर्तियां मिलती हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें 273 BC से 232 BC के बीच विशाल पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। इन गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता था और 273 से 232 BC के आसपास इसको बनाया गया था, मौर्य साम्राज्य के समय। आगे देख लेते हैं गुफाओं में विशाल मेहराब हैं। गुफाओं में क्या है तो विशाल मेहराब हैं और सभी गुफाओं में 2 कक्ष हैं। जितने भी गुफाओं में 2 कक्ष हैं उसमें विशाल मेहराब हैं, जिन्हें पूरी तरह से ग्रेनाइट से तराशा गया है। इनमें एक गूंज प्रभाव है जो इन गुफाओं के लिए अद्वितीय है, क्योंकि इनके अंदरूनी भाग को पॉलिश किया गया है। तो गूंज जो प्रभाव है, जो गुफा का नाम है, तो वो अद्वितीय है, वो यूनिक है इसलिए क्योंकि उसके अंदर का जो है वो पॉलिश किया गया है। 2 कक्षों में से पहला कक्ष लोगों के लिए पूजा करने के लिए बनाया गया था। 2 में से जो एक था वो पूजा के लिए था, जिन्हें स्तूप के रूप में जाना जाता है और जिन्हें आंतरिक कक्ष में रखा गया था। आंतरिक कक्ष अब खाली है। आगे देखते हैं 4 गुफाएं हैं जो बराबर गुफाएं बनाती हैं। लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपार और विश्व झोपड़ी, इन 4 गुफाओं का नाम है। 4 गुफाएं हैं जो बराबर गुफाएं बनाते हैं। कौन सी हैं तो लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी। लोमस ऋषि, सुदामा, करण चौपर और विश्व झोपड़ी, ये 4 गुफा हैं।
जो बराबर गुफा बनाती है। अगला पॉइंट है कि लोमस ऋषि गुफाएं यहाँ की सबसे आकर्षक गुफा है। लोमस ऋषि गुफा क्या है? सबसे आकर्षक गुफा है, क्योंकि इन्हें ग्रेनाइट के एक विशाल टीले को इस तरह से काटा गया है कि यह लकड़ी की झोपड़ियों जैसा दिखता है। ग्रेनाइट के टीले को ही काट के नक्काशी करके बनाया गया है, लेकिन ये लकड़ी की झोपड़ी जैसा दिखाई देता है, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। लोमस ऋषि गुफा में कौन रहते थे? बौद्ध भिक्षु। लोमस ऋषि गुफा में हाथियों की एक पंक्ति है जो स्तूपों की ओर जाती है। हाथियों की एक पंक्ति है जो स्तूपों की ओर जाती है। आगे देखते हैं हम सुदामा गुफा। तो सुदामा गुफा क्या है कि धनुष के आकार का मेहराब है। किस आकार का है सुदामा गुफा? धनुष के आकार का। और इसमें मंडप के साथ एक गोलाकार कक्ष है। करण चौपर गुफा, अब ये तीसरा है करण चौपर गुफा। एक कमरा है जिसमें बेहतरीन पॉलिश की गई है, आंतरिक दीवारें हैं और जिन पे 245 ईस्वी के पूर्व का शिलालेख है। ये इम्पोर्टेंट है कि करण चौपर गुफा में क्या है कि 245 बीसी के शिलालेख मिल जाएंगे देखने के लिए। विश्व जोपड़ी गुफा चौथा है। विश्व जोपड़ी गुफा क्या है? आयताकार है। सुदामा गुफा गोलाकार था और विश्व जोपड़ी आयताकार है। और इसमें 2 कमरे हैं जहाँ पे चट्टान को काटकर बनाई गई सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। आगे देखते हैं। इनमें से लोमस ऋषि और सुदामा देश में चट्टान को काटकर बनाई गई वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण हैं। तो सबसे पुराना उदाहरण में कौन है? लोमस ऋषि, जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे, और सुदामा। इन दो वास्तुकला सबसे पुराने उदाहरण हैं जिनमें मौर्य काल के वास्तुकला डिजाइन है और उन्हें अगली कुछ शताब्दियों में अधिकांश रॉक मूर्तियों को प्रभावित किया। अजंता गुफा और कार्ला गुफाओं के साथ साथ दक्षिण एशिया की कई अन्य गुफाओं में भी इसी तरह की वास्तुकला का विवरण पाया गया है, जैसा कि बराबर की गुफाओं में है। ये बहुत सारे रॉक से मूर्ति जो बने थे या गुफा, तो उसको ये क्या किया था? प्रभावित किया था, इस शैली का कॉपी किया गया था। आगे देखते हैं। नौलखा पैलेस राजनगर। बिहार में नौलखा पैलेस राजनगर बिहार में मधुबनी के पास राजनगर में स्थित नौलखा पैलेस खंडहर में तब्दील हो चुका है। पहले ये नौलखा पैलेस था, खंडहर बनेगा। इस महल का निर्माण महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था। महाराजा रामेश्वर सिंह ने करवाया था नौलखा पैलेस। और कहा जाता है कि 1934 में आए भूकंप से इसे भारी नुकसान पहुंचा था। तो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नौलखा पैलेस कहाँ है? तो राजनगर मधुबनी जिला में है। और 1934 के भूकंप में ये खत्म हो गया और इसका निर्माण रामेश्वर सिंह ने करवाया। आगे देखते हैं। मोतिहारी। तो मोतिहारी वह शहर है जहाँ से महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू किया था। तो मोतिहारी से ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। मोतिहारी शहर पूरे साल कई बौद्ध पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, क्योंकि यहाँ एक प्रमुख बौद्ध स्तूप भी है। तो मोतिहारी में एक प्रमुख बौद्ध स्तूप भी है। आगे देखते हैं। इस स्तूप को व्यापक रूप से मोतिहारी स्तूप के रूप में जाना जाता है और यह निस्संदेह एक शानदार संरचना है जो 104 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कई लोगों का मानना है कि मौजूदा स्तूप एक बहुत बड़े स्तूप का अवशेष है। जो ये वर्तमान में स्तूप है ना मोतिहारी वाला, ये बहुत बड़े स्तूप का एक अवशेष है। आगे है कि महान लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म यहीं हुआ था मोतिहारी में, और कोई भी जॉर्ज ऑरवेल के स्मारक में जा सकता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी संग्रहालय और पत्थर स्तंभ मोतिहारी। पत्थर स्तंभ मोतिहारी पर्यटन के सबसे प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल है। मोती झील मोतिहारी शहर के केंद्र में स्थित एक ऐतिहासिक नहर है। मोती झील झील ना होकर एक ऐतिहासिक नहर है। आगे देखते हैं
केसरिया स्तूप, केसरिया जो कहाँ पे है तो पूर्वी चंपारण में। भारत में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप माने जाने वाला केसरिया स्तूप, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा स्तूप माने जाने वाला केसरिया स्तूप बिहार पर्यटन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा चक्रवर्ती के शासन में 200 से 750 ईस्वी के बीच हुआ था। 104 फीट की ऊंचाई वाला यह एक भव्य ढांचा है। केसरिया स्तूप जो है ना वो 104 फीट की ऊंचाई वाला एक शानदार ढांचा है जिसे बिहार की यात्रा के दौरान अवश्य देखना चाहिए, जो पूर्वी चंपारण में है। बुद्ध का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप, पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप है। आगे देखते हैं गांधी संग्रहालय। मोतिहारी शहर में स्थित गांधी संग्रहालय में चंपारण सत्याग्रह के अवशेषों और तस्वीरों का विस्तृत संग्रह है। आश्रम में गांधीवादी, आगे देखते हैं आश्रम में गांधीवादी स्मारक स्तंभ शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। ये जो स्मारक बना था ना संग्रहालय, तो इसमें स्मारक स्तंभ शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार ने बनाए थे जिनका नाम था नंदलाल बोस। आगे देखते हैं रोहतास जिला। तो बिहार के रोहतास जिला के बारे में जानते हैं। प्रागैतिहासिक काल में जिले का पठारी क्षेत्र आदिवासियों का निवास स्थान रहा है, जिनके प्रमुख प्रतिनिधि अब भर, चीर और उरांव हैं। भर, चीर और उरांव, और ये रोहतास क्या था, पठारी क्षेत्र था। कुछ आगे देखते हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार खेरवाड़ रोहतास के निकट पहाड़ी इलाकों में मूल निवासी थे। खेरवाड़ जो थे वो क्या थे, तो रोहतास का मूल निवासी थे। उरांव यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने रोहतास और पटना के बीच के क्षेत्र पर शासन किया था। उरांव का कहना है कि पटना और रोहतास के बीच वाले एरिया पर उनका शासन था। आगे देखते हैं कि स्थानीय किंवदंतियां राजा सहस्त्रबाहु को रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम से भी जोड़ती हैं। ऐसा माना जाता है कि सहस्त्रबाहु ने महान ब्राह्मण रक्षक संत परशुराम के साथ भयंकर युद्ध किया था, जिसके परिणाम स्वरूप सहस्त्रबाहु मारा गया था। और माना जाता है कि सहस्त्रबाहु और परशुराम से सहस्त्रबाहु शब्द की उत्पत्ति भी हुई थी वहीं से। एक और किंवदंती है इसके बारे में, रोहतास के बारे में। तो रोहतास पहाड़ी को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से जोड़ती है। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्व से जोड़ती है, जो एक प्रसिद्ध राजा थे और अपनी धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के लिए जाने जाते थे। शेर शाह का मकबरा, शेर शाह सूरी का मकबरा। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में है। इस मकबरे का निर्माण कार्य शेर शाह ने खुद शुरू करवाया था और शेर शाह की मृत्यु के लगभग 3 महीने बाद 1545 ईस्वी में उनके बेटे और उत्तराधिकारी इस्लाम शाह ने इसे पूरा करवाया। तो शेर शाह ने अपना मकबरा का शुरुआत कर दिया था, परंतु उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके बेटे इस्लाम शाह द्वारा पूरा कराया गया था। आगे देखते हैं कि इस संरचना के मुख्य वास्तुकार कौन थे। सासाराम का जो शेर शाह का मकबरा है, इसके मुख्य वास्तुकार थे अलावल खान। मुख्य वास्तुकार थे अलावन खान। यह खूबसूरत मध्ययुगीन संरचना बढ़िया बलुआ पत्थर से बनी है। तो इस संरचना किस पत्थर से बनी है, बलुआ पत्थर से। इसके वास्तुकार कौन थे, अलावल खान। वास्तुकार अलावन खान और पत्थर है बलुआ पत्थर। मकबरे के कक्ष में हसन खां सूरी सहित 25 कब्रें हैं। आगे देखते हैं।